आज इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत है और इसके संचालन के लिए मैं हमारे विभाग की सहआचार्य प्रोफेसर सीमा जी खड़गवाल को मैं मंच सौंपता हूं। सीमा जी खड़गवाल। नमस्कार आप सभी को। और इस कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, हम सभी हिंदी के शिक्षक हैं और प्राय विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए और स्वयं भी अध्ययन करते हुए हम परंपरागत जो पाठ्य सामग्री है उसी का प्रयोग किया करते हैं। लेकिन तकनीक के निरंतर विकास और बदलते वैश्विक और सामाजिक परिदृश्य के कारण अब हमें जरूरत है कि हम अपने आप को अपडेट करें, अपनी शिक्षण पद्धति में नवाचार का प्रयोग करें, नवाचार की पद्धति को अपनाएं। ऑडियो और वीडियो का जो माध्यम है उससे हम अपनी पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों तक किस प्रकार से प्रभावी और रोचक तरीके से पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। और इसी उद्देश्य से आज हमने जो विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है उनका नाम है डॉक्टर शीतल प्रसाद महिंद्रा। डॉक्टर शीतल प्रसाद महिंद्रा का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं, लेकिन उनको आमंत्रित करने से पूर्व मैं उनका परिचय दे दूं। मेरे लिए बेहद हर्ष की बात है कि आज मैं जिनका स्वागत कर रही हूं वो साथ ही महाविद्यालय में मेरे सहयोगी और छोटे भाई के रूप में कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में यह सह आचार्य राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सेंद्री अजमेर में कार्यरत है। गरीबनाथ संप्रदाय परंपरा और संत श्री दुर्बलनाथ विषय पर इन्होंने पीएचडी की है। सन 2002 से यह अध्यापन के क्षेत्र में सक्रिय है। डॉक्टर महिंद्रा की लेखन में विशेष रुचि है। ये अनेक पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हैं और इनकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। भारतीय राजनीति में मीडिया की भूमिका, नाथ योगी श्री दुर्बलनाथ और उनका चिंतन, समाज साहित्य और मीडिया, ये इनकी पुस्तकें हैं। और ये आकाशवाणी पर भी सक्रिय हैं और राजस्थान पत्रिका में भी इनके लेख और कविताएं प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर शीतल प्रसाद महिंद्रा ऑडियो वीडियो माध्यम से हिंदी शिक्षण विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वे अपना व्याख्यान आरंभ करें। डॉक्टर शीतल प्रसाद महिंद्रा कुछ ही क्षणों में वे हमसे जुड़ जाएंगे। धन्यवाद शीतल जी। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आज ज्ञान गंगा कार्यक्रम जो राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई में चल रहा है और हमें आमंत्रित किया गया है कि आज जितने गुरु इनसे जुड़े हुए हैं उनसे हम संवाद करें, बात करें। विषय स्पष्ट हो ही गया, ऑडियो वीडियो माध्यम से हिंदी शिक्षण अधिगम। जैसा कि बताया गया, यहाँ आज लगभग 55 और उससे भी ज्यादा गुरुजन लोग जुड़े हुए हैं और गुरुओं को पढ़ाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। जैसे एक लोटा होता है, उसमें पानी भरा है और उसमें और पानी भरना बड़ा मुश्किल कार्य लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो प्रेरणा है, क्योंकि जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ रहे हैं, साथ जिनके साथ काम किया है, तो उन सब के साथ अपने विचार साझा करना और उस लोटे में और कुछ डालने का प्रयास, भरसक प्रयास करूंगा। बस आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा जगह उसमें हमें भी दे दीजिएगा। महाविद्यालय ने मुझे याद किया, इसलिए प्राचार्य महोदया और सभी जो आयोजन कर रहे हैं, एमएल गुर्जर जी, सीमा जी, पूरन जी, रामेश्वर जी, विनोद जी, जो भी पूरी टीम यहाँ जुड़ी हुई है, हिंदी विभाग की और टेक्निकल टीम,
इन सभी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज मुझे याद किया। अपन बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरी आवाज बराबर आ रही है? यस सर। अपन बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें अपनी दादी या नानी कहानियां सुनाया करती थी और हम बड़े प्यार से उनके पास बैठ करके कहानियां सुनते थे। और वो कहानियों का आधार क्या होता था कि उनसे हम बात संदेश और नैतिक शिक्षा ग्रहण करते थे, वो भी बड़े मनोरंजक स्थिति में। तब ये लगता है कि किसी भी चीज को सिखाने के लिए क्या किसी के दिमाग के अनुकूल हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं या किसी चीज को सीखते हैं, यदि वह हमारे लिए और हमारे दिमाग के लिए अनुकूल प्रतीत होता है तो हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और यदि अनुकूल प्रतीत नहीं होता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसे सीखा जाए। इसलिए सीखने के साथ साथ अनुकूलता लर्नर की, क्योंकि यहाँ शिक्षण और अधिगम दोनों जुड़ा हुआ है। अध्यापन कभी भी एक पक्षीय नहीं होता है, द्विपक्षीय होता है। अध्यापन जब हम करते हैं तो जब तक फीडबैक हमारे पास नहीं आता है, उसको समझ में आया नहीं आया, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती है। आप सभी तो हिंदी के विद्वान लोग, साधारणीकरण नहीं हो जाए जब तक मत मानिए कि हमारी बात किसी के दिल और दिमाग तक चली गई है। किसी के दिल और दिमाग तक अगर हमारी बात पहुंचानी है और उसका साधारणीकरण उसी स्तर तक करवाना है, तो हमें लर्नर की या जो हमारा विद्यार्थी है उसके मानसिक स्तर तक पहुंचना होगा। और इसीलिए जो पेडागोजी यूज की जाती है, टीचिंग पेडागोजी, ये बीएड में तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन आजकल उच्च स्तर पर भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है और यूजीसी लगातार दबाव बना रही है कि हर बच्चे के हिसाब से अध्ययन होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, उसके तनाव को दूर करते हुए अध्ययन होना चाहिए, और जितने सहायक सामग्री का हम इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि सहायक सामग्री से बहुत आसानी से समझ जाते हैं। जैसा कि 2002 के बाद के बैच के अधिकतर विद्वान हैं जुड़े हुए, उनके छोटे बच्चे होंगे, वो देखते होंगे कभी कभी कि उनके छोटे छोटे बच्चे फोन को बहुत आसानी से चला लेते हैं, जबकि उनको पढ़ना नहीं आता है। किसी वीडियो को देख करके वही पोयम दूसरे दिन सुना देते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ऐसे बहुत सारे पोएम वो यूट्यूब से सीख लेते हैं बिना आपके और मेरे सहयोग के। तब ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है जो वो चीजों को सीख रहा है। आपने यूट्यूब को किसी भी फोल्डर में छुपा दीजिए, वो निकाल लेगा। और आजकल तो ये भी पता है कि इस पे बोलने से सुनता है, और वो अपना जो भी पोयम चाहिए वो बोलेगा, आ जाएगा और उसे चला लेगा। ये बालकों के मन में और बड़ों के मन में किसी चीज को याद करने का मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधारित चित्रात्मकता, यदि हम किसी भी चीज को लंबे समय तक स्थायी रूप से अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो उसकी एक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करनी पड़ती है चित्रात्मकता के माध्यम से। और एक यही कारण भी है, जनसंख्या के साथ साथ मंदारिन जो भाषा है चाइना की, वो बहुत ज्यादा व्यापक है। उसका एक कारण यह भी है कि वो चित्रात्मक है। आधार पर ही बच्चा YouTube के साइन को, किसी गेम के साइन को, उन सब के जो चित्र बने हुए हैं उनको सीख लेता है, और उन्हीं चित्रों के माध्यम से वो बात करता है। उसको कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन मोबाइल में कौन सी चीज कहाँ है उसे टच करके उसे निकालना चाहता है। आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से आप और हम कनेक्ट हैं,
इसका बहुत पहले आगमन हो चुका था और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ने लगा था, लेकिन गति नहीं मिल पा रही थी। बलाव कोरोना का कुछ तो अच्छा किया, काफी अच्छा किया, कई चीजें अच्छी कर दी, कुछ बिगाड़ भी दिया, बिगाड़ा ज्यादा सुधारा कम। लेकिन उसी में यह भी सुधार दिया कि आज और हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं कि बच्चा कहीं भी है उसे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम जैसे लोग गुरुओं को पढ़ाने का दुस्साहस कर रहे हैं अपने स्थान पर से। ये सब ई लर्निंग की और हमारा जो बढ़ता हुआ कॉन्सेप्ट है ये है। अगर हम ई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो सारे सहायक टूल्स को लेकर के जा रहे हैं। तो आज ये जरूरी हो गया है कि किसी भी तरीके का संवाद किसी के साथ अगर स्थापित करना है तो ऐसी स्थिति में उसको साधारणीकरण के स्तर पर ले जाना है तो बहुत सारे टूल्स उपयोग करने हैं। बच्चे को जब 1 2 3 4 पढ़ाते हैं तो कभी अंगुली दिखा करके एक बताते हैं, सब्जी काट रहे हैं तो टमाटर ये कितना है, 1 एप्पल काट रहे हैं तो ये कितना एप्पल है, 2, ये क्या करते हैं, सहायक टूल्स तो है जिससे वो समझे 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। बच्चों को भी आज इसी की जरूरत है। तो ई क्लास, और अब तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये जो ई लर्निंग का सिस्टम है, इसमें सबको स्वतंत्रता, पढ़ाने की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता सब बढ़ रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ऐसी स्थितियां आ गई कि इंजीनियरिंग का बच्चा हिंदी पढ़ सकता है और हिंदी का बच्चा म्यूजिक पढ़ सकता है, या मैथमेटिक्स का बच्चा हिस्ट्री पढ़ सकता है। और ऐसी स्थिति में इन सब के साथ संवाद होगा ई लर्निंग के माध्यम से ही, क्योंकि हर जगह हर चीज उपलब्ध नहीं होगी। तब संसाधन कहां से आएंगे? तो ये संसाधन यहीं से आएंगे जिससे जुड़ा हुआ है, और ये अनिवार्य है संसाधन को जोड़ना हर हाल में। तो अब मैं एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से अपन और इसको विस्तार देते हैं। स्क्रीन शेयर परमिट नहीं की गई है। हेलो प्रियंका जी। हाँ जी, अब स्क्रीन शेयर आ गया है। तो अब अपन एक सिस्टमेटिक तरीके से ये जो संवाद को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ऑडियो वीडियो के माध्यम से सहायक टूल्स के रूप में क्यों करना चाहते हैं हम। हिंदी के सभी विषयों के साथ साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और बहुत समय से हो रहे हैं। इग्नू, दूरदर्शन और राज्यसभा टीवी लगातार कुछ ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो सारे शिक्षा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि हर आदमी, मान लीजिए हमने आज कबीर पढ़ाया और कबीर पढ़ाने के बाद में कुछ आलोचनात्मक व्याख्याएं या उनका मूल संदर्भ वाला कोई वीडियो बच्चों को हमने सेंड कर दिया, तो हमने जितना पढ़ाया है उसके अलावा कुछ और दृष्टियां उसकी खुल जाएगी, वो वीडियो देख लेगा। तो इन सब चीजों को इस ई शिक्षा में जोड़ा गया है। तो ई शिक्षा वास्तव में क्या है? ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से शिक्षा दी जाती है। और इसमें ये शिक्षा मोबाइल आधारित भी हो सकती है, कंप्यूटर आधारित भी हो सकती है, और वर्चुअल क्लासरूम जो आजकल गूगल क्लासरूम और दूसरी सुविधाओं के साथ साथ कुछ संस्थान अपने क्लासरूम भी बना रहे हैं, वो सब जोड़ दिए गए हैं। और कई वर्ष पहले से ये अवधारणा आ गई थी। इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्टर में ये बहुत पहले से आ गई थी, और उसी समय से ये माना जा रहा था कि शिक्षा को घर तक पहुंचाना है। एक समय था जब कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता था, और आज कोशिश ये की जा रही है कि हर घर तक कुआं पहुंचा दिया जाए। वो कितना पानी पिए वो उसके ऊपर निर्भर करता है, कितना ज्ञान पर निर्भर करता है। लेकिन हम प्रयास ये करें कि ज्ञान की गंगा, इस कार्यक्रम का
जो आई गंगा बहुत सोच समझ के किया है, वास्तव में ज्ञान की गंगा बहाने का प्रयास है, एक दूसरे से संवाद और प्रतिसंवाद करने का प्रयास है। तो ये संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था ने अपना स्थान बना लिया है। ई शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो सिंक्रोनस और दूसरी एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होती है? सिंक्रोनस व्यवस्था है लाइफ रियल, यानी कि इसी समय मैंने क्लासरूम खोल रखा है, इसी समय मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चा सीधा मुझे प्रश्न पूछना चाह रहा है और मैं उसको प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं, ये समानांतर रूप से हो रहा है। आप सभी को पीपीटी दिखाई दे रही है? जी हाँ। यस सर। तो रियल टाइम लर्निंग बहुत जैसे क्लासरूम टीचिंग की तरह ही ये बिल्कुल होता है। यदि नेट की स्पीड बहुत अच्छी हो तो बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग का जैसा ही आनंद आता है। ये अलग बात है कि बस उसमें किसी को आंखों से डरा नहीं सकते। सामान्य क्लास जब चलती है तो किसी बच्चों को हो सकता है हम अपनी आंखों से डरा दें या हाथ से कुछ कहें, लेकिन जो इस तरह की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास चल रही है उसमें आंखों के इशारों से नहीं डरा सकते, लेकिन हम पढ़ा सब कुछ सकते हैं, उसे फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि साथ के साथ हम प्रश्न पूछ सकते हैं और वो जवाब लिख के भी देंगे, बोल के भी देंगे। यानी दोनों रास्ते, उधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, साधारणीकरण का पता चल रहा है। क्योंकि अगर हम जो कह रहे हैं वो वास्तव में वहां जा रहा है तो आपका कार्य पूरा हो रहा है। यदि हम आपकी कौन पिक्चर कोई देखता है और उसमें रेणुका सहारे मर जाती है और आगे की लाइन वाले के पीछे की लाइन वाले सब रोने लगते हैं, तो निर्माता का और आर्टिस्टों का कार्य पूरा हो जाता है कि साधारणीकरण इतना हो गया कि लोग बाग अपने आप को रेणुका सहाने के किरदार में समझ लेते हैं या रामायण में सीता के किरदार में समझ लेते हैं और उसके दुख के साथ ही द्रवीभूत हो जाते हैं, और दुख के साथ द्रवीभूत हो जाते हैं या उसकी खुशी के साथ आनंदित हो जाते हैं। तो ये सब जब जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में बाद की जो साहित्यकारों की रचनाएं हैं उन पर जो कहानियां के आधार पर फिल्में बनी या कहानियां छोटी बनी या रिपोर्ट्स बनी, उनको देखने के बाद भी हमें ऐसा ही महसूस होता है। तो ये सब चीजें जुड़ जाती हैं। दूसरा एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत बच्चा आपसे सीधा नहीं जुड़ता है। जैसे आजकल हम लोग ने कॉलेजों में व्हाट्सएप ग्रुप बना करके शेयर किए जाए, नोट शेयर किए जाए, यह व्यवस्था है। यानी बच्चा आपको उसी टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो उसकी इच्छा के अनुसार आपने जो मटेरियल उसे दे दिया है उसे वह पढ़ेगा और आपसे जब भी आवश्यकता होगा अपना संवाद कर लेगा, बातचीत कर लेगा। तो इस स्थिति में रियल टाइम लर्निंग या टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन है, आपने भेज दिया, वह उसे देख लेगा। लेकिन इनके साथ साथ कुछल्ले के रूप में यदि हम प्रश्नों कुछ तो ऐसी स्थिति में वहां से जो प्रश्न के जवाब आते हैं तो बच्चा बाध्य हो जाता है कि ये जवाब देने हैं। एक दिन परीक्षा नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, तीसरे दिन तो दे देगा। तो ये पुछल्ले के रूप में जब अपन क्वेश्चन भेजते हैं तो बच्चा आपके साथ साथ जुड़ जाता है, सीरियस हो जाता है और वो पढ़ाने के साथ साथ जो आपसे मिल रहा है उसको जोड़ने की कोशिश करता है। अब क्योंकि जब ये शिक्षा की तरफ जा रही है पूरी की पूरी, पहले क्लासरूम टीचिंग थी, अलग बात है, और क्लासरूम टीचिंग में अभी भी रहेगी। और क्लासरूम टीचिंग में हर तरीके से डिफाइन हम लोग करते हैं। जैसे कई बार क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाने के लिए हर बच्चे को समझाने का अपना अपना तरीका होता है। किसी को कुछ चीज देर से समझ आती है, किसी को जल्दी से समझ आ जाती है। वही सहायक टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पर एक और यूज की जाती है टर्म समस्या बालक। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे सहायक टूल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बालक को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, वो बार बार प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे बच्चों को समस्या बालक भी कहते हैं। ऐसे बालक, ऐसे विद्यार्थी भी हमारे पास आते हैं और अब कबीरदास जी की तरह गुरु हैं अपन लोग सब, तो बस
कुंभ में अंदर हाथ देकर के ऊपर से थापी देते रहते हैं और उस बालक को मूर्ति की तरह गढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। करना ही चाहिए। तो ऐसे में क्या क्या अधिगम सामग्री क्या है? तो शिक्षण अधिगम, सीखना और सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या सहायक सामग्रियां इस्तेमाल की जा सकती हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चे को हम उस स्तर तक ले जाकर के समझाना चाहते हैं कि वो कहीं पर भी अपने आप को ये न समझे कि एक बालक के समझ आ रहा है, एक के नहीं। अब इसमें जो जितने भी सहायक सामग्रियां हैं, उनमें लगातार नवाचार होता जा रहा है। एक समय था जब हिंदी में बचपन में जब सरकारी स्कूलों में या दूसरी स्कूलों में पढ़ाया जाता था तो कविताएं गवाई जाती थी और हम खड़े होकर के कविता गाते थे, फिर एक दूसरा बालक गा देता था, सर अर्थ कर देते थे, फिर गा देते थे। तो उसका परिणाम ये होता था कि कुछ कविताएं जो बचपन में पढ़ी होती थी वो हमेशा हमेशा कहे, बहुत सारी कविताएं ऐसे ही आती है। आज स्टूडेंट को कविताएं याद इसलिए नहीं होती है कि हम इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि इसे और प्रैक्टिस के रूप में समझा जाता है। तो वो कविताएं चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, किस जमाने में पढ़ी थी, लेकिन याद सब हो जाता है क्योंकि उस समय उनको हमें साथ साथ बुलवाया जाता था, उस चीज को नहीं पीपीटी का इस्तेमाल करता है। आज हिंदी का शिक्षक भी वीडियो का इस्तेमाल करता है। आज हिंदी का शिक्षक सिर्फ ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करता या सिर्फ बात ही नहीं करता मुंह से, बहुत सारी चीज सहायक सामग्री के रूप में जोड़ता है। एक्सटेंशन लेक्चर के रूप में या बाहरी यात्राओं के माध्यम से उस स्थान के बारे में, उन कवि के बारे में जानकारी कराने के लिए वहां ले जाया जाता है, ताकि स्मृति पटल में वो सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से याद रहे, अच्छे तरीके से वह समझ सके और उन चीजों को कभी भी नहीं भूले। और ये सब जो चीजें हैं वो नवाचार के रूप में ही आती है। जो सहायक सामग्रियां हैं उन्हें अपन 3 भागों में मूलतः बांट सकते हैं। दृश्य माध्यम, जिसमें दृश्य का अर्थ है देखने योग्य, श्यामपट्ट, चित्र, मानचित्र, मोक चित्र और विस्तारक यंत्र आदि से जो कहा जाता है, दृश्यों को क्रिएट किया जाता है। विस्तारक यंत्र का मतलब प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है वो सब दृश्य माध्यम में आते हैं। श्रव्य माध्यम में उनका संबंध श्रवण इंद्र से अपना कानों से है। रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर। बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे होंगे जो शाम को विविध भारती से एक नाटक प्रसारित होता था। पहले गानों का जो कार्यक्रम चलता था, सिबाका और दूसरे जो स्पॉन्सर उस समय कार्यक्रम हुआ करते थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम वो गानों का आता था। उसके बाद एक 10 मिनट या 15 मिनट की नाटिका आया करती थी और उसमें वो सिर्फ संवाद से ही पूरा दृश्य बना देते थे। बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी होता था। और आज भी बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं जहां सिर्फ बोलने से दृश्य बन जाते हैं। यदि आप ऐसे जैसे लाइट साउंड शो जिसमें अमिताभ बच्चन जी की आवाज नाहरगढ़ में इनमें आती है, वहां पूरा दृश्य आवाज के माध्यम से क्रिएट कर दिया जाता है। पूरा इतिहास आपके सामने ला दिया जाता है आवाज के माध्यम से। तो आवाज भी एक शक्तिशाली टूल होता है जो हमेशा हमेशा याद रखा जा सकता है। और जब इनका दोनों का सम्मिश्रण हो जाता है तो उसे दृश्य श्रव्य माध्यम कहा जाता है। दृश्य श्रव्य माध्यम में चलचित्र, नाटक, कठपुतली, टेलीविजन, स्मार्टफोन या क्षेत्र भ्रमण, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। और यानी कि आंख और कान दोनों से, क्योंकि मस्तिष्क की जो एनाटॉमी है उसमें ये बिल्कुल, अगर दिमाग को सिंक्रोनाइज किया गया है आंख और कान से एक साथ, तो ऐसी स्थिति में पढ़ने का और पढ़ाने का जो सूत्र बनता है उसमें 100% याद रहता है। कान कहीं और चले जाए, आंख अध्ययन कर रही हो तो हमें कुछ भी याद नहीं हो सकता, इसीलिए तो मेडिटेशन करवाना पड़ता है। विवेकानंद जी के बारे में जो जानते हैं कि वो एक बार किताब को पढ़ने के बाद भूलते नहीं थे, क्योंकि वो
अपनी आंखों के साथ साथ कान को सिंक्रोनाइज कर लेते थे, यानी जब वो आंखों से किसी चीज को पढ़ रहे होते थे कानों से कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। यही चीज अगर आज मेडिटेशन हर कोई नहीं कर सकता है तो फिर क्या किया जाना चाहिए? दोनों को जोड़ दिया जाना चाहिए। यानी दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में उसे याद हो जाएगा, क्योंकि वो ध्यान कहीं जा ही नहीं रहा है। आप घर में बहुत अच्छे परीक्षण करते होंगे और घर में कई बार सुबह सुबह चलता है, जैसे कबीरवाणी चल गई, आप आधा घंटा 15 मिनट उसको सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं और धीरे धीरे आपको याद हो गई। होता है ये, बिल्कुल धीरे धीरे वो याद हो जाती है। तो ये दोनों के तालमेल का प्रभाव है। यदि किसी चीज को बहुत लंबे समय तक याद रखना है, मेमोराइज किया जाना है, तो आंख और कान दोनों दिमाग के साथ सिंक्रोनाइज होने चाहिए। यदि आंख देख रही है, कान कहीं और है, तो याद नहीं होगा, और कान यदि सुनने पर है लेकिन आंख और दिमाग नहीं है सिंक्रोनाइज, तो भी याद नहीं होगा। तो ये सब चीजें इनके साथ साथ जुड़ती है। तो ये 3 प्रकार के टूल होते हैं। अब उनका उद्देश्य क्या होता है? सहायक सामग्री के रूप में चाहे वीडियो दिखाएं चाहे ऑडियो सुनाएं, इनका उद्देश्य जब तक अपन नहीं समझेंगे, जब तक अपन काम नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में जब ये हो कि क्या मतलब होता है वीडियो दिखाने से या क्या होता है ऑडियो सुनाने से, तो जब तक अपन उसके प्रति चिंतित होंगे ही नहीं, और जब हम उसके प्रति चिंतित ही नहीं होंगे तो हम उसे दिखाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उसमें जब आमिर खान से मशीन की परिभाषा पूछी जाती है तो वो अपने तरीके से बताता है और बाद में टीचर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो यही बात है, हमें उन चीजों को समझना है, रटना नहीं है। और समझने के लिए जरूरी है कि जितना सरल तरीके से किसी चीज को हम समझ सकें, उतने सरल तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। और सहायक सामग्रियां हमेशा चीजों को सरल और सरल और सरल बनाने का प्रयास करती है। सीखने की गति बढ़ जाती है। सीखने में अगर आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो वो आपको बरसों याद रहती है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर इतने सारे संवाद याद हो जाते हैं, दृश्य याद हो जाते हैं। लेकिन जब हम 3 घंटे पढ़ते हैं तो इतना सारा याद नहीं होता है। इसलिए सहायक टूल्स की वजह से हमारी सीखने की गति बढ़ जाती है और विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाया जा सकता है। अभिरुचियों के आधार पर उनमें दूसरे तरीके के विकास किए जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अध्ययन ही अध्ययन यदि दिमाग में किया जाता है लगातार दबाव, तो भी याद नहीं रहता है। बहुत सारी जो हम करिकुलम एक्टिविटीज कराते हैं, अध्ययन के अलावा जितनी भी क्रियाएं अपन कॉलेजों में करवाते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का दिमाग सब तरीके से सोचने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि किसी चीज के हमने जितने भी आविष्कार पढ़े हैं, यदि उस आविष्कार के आगे कुछ अध्ययन होना है, यदि उसके बारे में कुछ और खोज होनी है, तो उस आविष्कार के इतर या इस आविष्कार के विरुद्ध भी सोचना पड़ेगा। और जब हम विरुद्ध सोचते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ हम उसमें नया करने का प्रयास करते हैं और नया हो भी जाता है। तो तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों की योग्यता अनुसार शिक्षा देना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन चीजों को बहुत महत्व दिया गया है कि अध्ययन बच्चों के हिसाब से कराइए। ओपन क्रेडिट सिस्टम, जो जिस स्थिति में पढ़ना चाहे उसे पढ़ाइए, जो जैसे पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, छोड़ के नहीं भागे, लेकिन वो जैसे पढ़ना चाहे वैसे उसे पढ़ाना है। जटिल विषयों को बहुत सरस रूप में प्रस्तुत करना, इसके लिए साइंस में जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं या साइंस में चीजों को दिखाया जाता है, उसका कारण यही है। हम रोज पढ़ाते जाएंगे, एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में पढ़ाते जाएंगे रोज कि ये नर्व होती है, ऐसे नर्व जाती है, ये फलाना संचार तंत्र होता है, या फिर ये अपना रुधिर का संवहन तंत्र होता है, ये सब पढ़ाते जाएंगे तो उसे उतना आसानी से याद नहीं होगा जितना आप जब दिखा देते हैं। तो जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए अब
आजकल इसी में वर्चुअल लैब का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इस वीडियो तकनीक का ही महत्वपूर्ण आधार है, जिसके माध्यम से इसे जोड़ा जाता है। विद्यार्थियों का ध्यान अध्ययन पाठ की ओर केंद्रित करना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करना। जिसे वो सिर्फ कल्पना में सोच रहा है, वो अगर सामने दिखना शुरू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह उससे जुड़ जाता है और उनकी निरीक्षक शक्ति का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति बढ़ जाती है किसी चीज को देखने के लिए, वीडियो को देखने के बाद यदि एक विषय पर बहुत दृष्टिकोण उसका खुल जाता है तो सोचने समझने की शक्ति के साथ साथ वो नई चीजों को भी आगे ला सकता है। हम महाभारत को कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब महासमर को पढ़ते हैं कि एक एक आदमी के मन में विचार कैसे आया होगा, तब उस दृष्टिकोण से भी पता चलता है। जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं और रामचरितमानस को पढ़ने के बाद निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि राम भी सामान्य इंसान की तरह किस तरह से रोए होंगे। कहती थी मां मुझको राजीव नयन, हमेशा जीवन में दुख ही दुख आया है। एक नारायण को नर के स्तर पर ले आना, हमेशा नर को नारायण के स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन दृष्टिकोण में नारायण को नर के स्तर पर ला करके उसकी पीड़ा को बाहर निकालना, ये निरीक्षण शक्ति बढ़ती है। अगर उन लोगों की निरीक्षण शक्ति वो नहीं होती तो निश्चित रूप से आज जो स्थितियां हैं वो आगे नहीं आती। अब इन सहायक टूल्स में जो वीडियो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री है और इसमें बच्चों की इंद्रियां प्रयास है। ये चीजें वीडियो दृश्य श्रव्य सामग्री होने के कारण दोनों इंद्रियां सक्रिय होती है, जो मैंने आपको पहले बताया, और इसी से जुड़ा होता है। और कई वैज्ञानिक जिसमें पेडागोजी पर जब ये काम कर रहे हैं तब ये कहते हैं कि दृश्य श्रव्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं। उनके प्रयोग से वस्तुओं तथा शब्दों का संबंध सरलता से जुड़ जाता है, बालकों के समय की बचत होती है और जहां बालकों का मनोरंजन होता है वहां विकास हो जाता है। और कल्पना शक्ति जितनी ज्यादा बढ़ती है उतने ही ज्यादा आविष्कार होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में ये कल्पना कभी नहीं आती कि हाथ में ऐसा कोई यंत्र हो जिसमें सब कुछ देख लिया जाए, तो आज मोबाइल नहीं बनता, क्योंकि किसी ने कल्पना की। विज्ञान गल्फ, विज्ञान प्रगति पुस्तक में छपती है कहानियां विज्ञान गल्फ के नाम से, और उन विज्ञान गल्फ में हमेशा यही आता है आज से 50 साल बाद, आज से 20 साल बाद या 100 साल बाद कहां क्या हो सकता है। तब कहानी पढ़ते समय लगता है कि क्या बकवास, ऐसा भी कोई हो सकता है। लेकिन धीरे 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 आपके चारों तरफ हम जब देखने लगते हैं तो बिल्कुल होने लगता है। तो वीडियो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जब कोई देखता है। हम कब सीरियल को देखते हैं बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें इनके साथ साथ जुड़ जाती है, चीजें इसके साथ साथ जुड़ती है। अब कैसे जुड़ती है थोड़ा सा आपको भी मैं उस साधारणीकरण के स्तर पर लेकर के जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें आपका भी साधारणीकरण का सोचने का कई तरीके आपको लगेगा कि इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल स्टडी अगर हो जाए तो अपन समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ सकता है। लेकिन उसके कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। छात्रों को वीडियो दिखाने से पहले ध्यान रखा जाए कि वीडियो उनके लिए रुचिकर हो, और इसके लिए हमें बहुत सारा सर्च करना चाहिए, या तो खुद का बनाया हो या फिर पर अलग अलग साइट्स पे देख करके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखें। उनमें से जो आपको बेहतरीन लगे उसे डाउनलोड करें, ट्यूबमेट या एक GNUtube.net के माध्यम से आप उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप उसे, आजकल तो सभी कॉलेजों में ई क्लास और स्मार्ट क्लास है, वहां दिखा सकते हैं या फिर लैपटॉप पे डिस्प्ले कर सकते हैं।
लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें आवाज को लेकर के कई बार थोड़ा इश्यू रहता है कि अगर 50 बच्चों की क्लास में है तो लैपटॉप पर्याप्त नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अपने ई क्लास को इनको यूज किया जाना चाहिए, शोरगुल रहित वातावरण में इसे दिखाया जाना चाहिए। और आजकल जो स्थितियां हैं उसमें तो जो चैप्टर पढ़ाया उससे संबंधित सहायक सामग्री को अपन उनको भेज दें। मान लीजिए आज अपन ने पूछ की एक रात मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ाई या कफन कहानी पढ़ाई, कोई सी भी, उस कहानी का यदि वीडियो प्रदर्शन हो रखा है और वो हम पढ़ाने के बाद सब कुछ क्लियर करने के बाद बच्चे को यकीन मानिए बच्चा उसे देखेगा तो उसे डायलॉग तक याद हो जाएगा। और जब वो कॉपी में लिखेगा उन डायलॉगों को, तब हमें लगेगा कि पद्य को तो याद कर लिया जाता है, लोग कविताओं को याद कर लेते हैं, लेकिन गद्य को भी याद किया जा सकता है, बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन बिल्कुल गद्य को याद किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। और उसके साथ साथ वही प्रश्नोत्तरी, अगर अपन द्विसंवाद करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, अगर कम्युनिकेशन का दोहरा स्तर रखना चाहते हैं, तो वो वीडियो के बाद कुछ जवाब आ जाएंगे तो इसको लगेगा कि आपका काम पूरा हुआ है। हमने कई बार कई चीजें देखी होगी और कई बार हमें लगता है कि ये सब चीजें कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है, बहुत कुछ अवेलेबल है, करनी है और उसे निकालना है। आप अपन को लगता होगा प्रेमचंद जी पे बहुत काम हो गया होगा और पे नहीं हुआ होगा, आलोचना नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमने कफन कहानी पढ़ी होगी, भोला राम का जीव पढ़ा होगा आपने, हरिशंकर प्रसाद जी का। अब आपको लगता होगा कि कफन तो मिल जाएगा लेकिन भोला राम का जीव कहाँ मिलेगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बड़ा इनसे जब अपन को कैसा महसूस होता है, अपन को कैसा महसूस होता है, जितना अपन को महसूस होता है। बस निवेदन मैंने शुरू में किया था आप लोगों से, कृपया आपने लोटे में थोड़ा सा स्थान रखिएगा कि मैं अतिरिक्त कुछ डाल सकूं। कुल भरे होते हैं तो कुछ भी ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। देखिए और अपनी रोचकता के साथ साथ आनंद लीजिए कि वास्तव में क्या इतना सजीव वर्णन हो सकता है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत व्यंग्य लेख में लेखक ने बड़े हास्यपूर्ण ढंग से सरकारी अव्यवस्था पर प्रकाश डाला है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक हैं। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहां है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बड़ा बदहवास अर्थात परेशान सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहां रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहां है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर
एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। हम कोई भीख मंगे थोड़े ही हैं। हम लोग क्यों बैठे उन लोगों में, हैं? और मांग के खाने से कोई भीख मंगा थोड़ी हो जाता है। क्यों बापू? हैं? बोलता बहुत है, खाने के समय में बोला नहीं करते। जल्दी से खा ले, फिर दोबारा जाके ले आना। आज कोई ना नहीं रहेगा। बड़े आदमी की फूफी जो मरी है। बापू, सिर्फ आलू पूड़ी क्यों खिला रहे? मरने वाली को वही पसंद था। अब क्या पता, शायद हलवा पूड़ी भी खाती हो। ये जो सस्ता बने वही खिला देते। अब वो भी कोई देख थोड़ी रही है। तो फिर बोलने लगा, जा दोबारा ले आ, 2 पूरी झोले में डाल ले बहू के लिए। अब इस हालत में पूड़ियाँ खा के मरेगी नहीं? बगैर खाए भी तो मर जाएगी। 2 दिन से कच्चे मटर खा रही है। ए, चोर लोगों, कहाँ चले जा रहे हो? सेठ, कोई काम हो तो बताओ। कोई काम नहीं है। नहीं, वो लकड़ी काटी थी तुम्हारे लिए पिछली बार। मुझे सब मालूम है। आधा वक्त बैठ के बीड़ी चिलम पीते रहते हो, हैं? चलो निकलो यहाँ से। बीड़ी चिलम कुछ है ही नहीं सेठ। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। ये इतनी बातें ना बनाओ, चलो। मिट्टी उठाने के लिए कहा था तुझे नान भाई ने। 2-4 आने तो मिल ही जाते। बहुत नींद आ रही थी बापू। वो पूड़ियाँ कुछ ज्यादा भारी हो गई थी। बहू ने कुछ खाया? हाँ, पर उसके पेट का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। अबे वो पेट का दर्द नहीं है, वो कोख का दर्द है। मेरे ख्याल में तो 2-1 दिन में किसी भी वक्त बच्चा पैदा हो जाएगा। अच्छा, तो फिर दाई को बुलाना चाहिए ना? दाई 5 रुपए और कपड़ा मांगती है। 5 रुपए, मजाक है कोई? ये भी क्या पड़ी थी शादी करने की। बच्चा पेट में ही लेकर मर गई। सारा बदन नीला पड़ गया। जहर हो गई, जहर।
ये लो, ये भी लो। अरे मेरा बच्चा अकेला रह गया रे। अरे क्या हुआ क्या? बदिया मर गई, पेट में बच्चा लेके मर गई। अरे मेरा बच्चा अकेला रह गया रे। अब चुप करो। अरे कफन के लिए कुछ तो दे दो, एक देना नहीं है जेब में हमारे भाई। अरे भैया रे, क्या जुल्म कर दिया तूने। अरे सेठ थोड़ी लकड़ी भी दे दो, पुण्य का काम होगा, जलाने के काम आएगी। वो उठा लो। उठा ले बेटा। अरे ये वाली नहीं, ये तो कटी हुई है, वो उठाओ, वो दोनों, और जाके काट लेना। अरे भैया, नाना बच्चा है, नाना बच्चा मेरा, ना भाई ना, ना भैया, अरे भैया रे। भटकते होंगे बेचारे कहीं, 4 पैसे हाथ आ जाएं तो अर्थी उठाने का इंतजाम करें। लकड़ी तो काफी जमा हो गई जलाने के लिए, और ये कुछ 5 रुपए से ऊपर ही जमा हो गए। खैर लकड़ियां तो काफी मिल गई घरों से बापू। इन सबको दिखाने का अपना मकसद ये होता है कि इनमें जो संवेदनाएं उस समय जब ये प्ले किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उस समय जो संवेदनाएं आ जाती है वो कई बार अपन मौखिक रूप से किसी को समझाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन दिमाग का आंख और कान के साथ साथ हो जाता है, तो ये कहानियां अपन को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। तो मेरा कहने का मंतव्य ये है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, चाहे हम सूरदास को पढ़ा रहे हैं, तुलसीदास को पढ़ा रहे हैं, या हिंदी का इतिहास पढ़ा रहे हैं, उसे अपन ने जिस तरीके से पढ़ा दिया, जितना बहुत बेहतर तरीके से जितना अपन ने पढ़ा दिया, उसके बाद किसी न किसी और स्तर पर जो वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें एनसीईआरटी, इग्नो, यूजीसी अपने मूक के माध्यम से बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, वो वीडियो बच्चों के साथ शेयर किए जाने चाहिए। अगर वो वीडियो बच्चों के साथ शेयर किए जाते हैं तो जितना अपन ने कहा है उससे बहुत अधिक वो विद्यार्थी समझ जाएगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि उसे वो चीज समझ में आना चाहिए जो चीज हम बोल रहे हैं, और जो चीज हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मन से चाहते हैं कि वो सब चीज उसको समझ में आए, क्योंकि आप गुरु हैं और हम गुरु हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चा इसके इतर भी इस चीज को बहुत स्पष्ट तरीके से समझ जाए। इसमें सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है लगातार कि ई शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और ये वीडियो माध्यम के साथ से जो शिक्षा है वो बढ़ावा दी जानी चाहिए। और वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 9,000 मिलियन तक पहुंच जाएगी, और इन सब को ध्यान रखते हुए ये सब चीजों का प्रयास किया जा रहा है। और हमें भी अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लगातार इन चीजों के साथ साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आज की तारीख में लोग बाग घर बैठे हार्वर्ड से शिक्षा ले रहे हैं, घर बैठे हार्वर्ड से डिप्लोमा हो रहे हैं। अभी कोरोना के समय में मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 6 महीने के गीता पर और अन्य विषयों पर, भगवत गीता पर उनका कोर्स था, वो सब कोर्स किए, कुछ क्रेडिट्स के वो जो कोर्स थे, और उसी की बहुत अच्छी संकल्पना को लेकर के आजकल तो एफडीपी और बुद्ध से कार्यक्रम भी स्वयं के माध्यम से आप सभी जानते होंगे, और इस स्वयं तक बच्चे को लाना है। इनके जो तथ्यात्मक और वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी है वहां तक अपन को विद्यार्थी को लेके आना है। हम तो जुड़े ही जुड़े और उनको भी लाना है, और धीरे धीरे ये अपनी भी योग्यता के साथ साथ अपने जिम्मेदारियों में भी जुड़ने वाला है कि अपन को मूक्स बनाने पड़ेंगे। मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो अपन को कॉलेज के स्तर पर भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आज से मेरे ख्याल से 5-10 साल पहले ये भी कल्पना ही थी कि एचआरडीसी की जगह एफडीपी कार्यक्रम गवर्नमेंट कॉलेज बांदी कोई भी करवा देगा। ये कल्पना ही थी ना उस समय तक, लेकिन वो कल्पना हकीकत हो गई। तो ये मान के चलें
कि धीरे धीरे ये कल्पना भी हकीकत में आने वाली है कि 9वीं से पीजी तक के सारे कोर्सेज और साथ साथ में फैकल्टी डेवलपमेंट के कोर्सेज इन ऑडियो वीडियो माध्यम से ही अपने तक पहुंच रहे हैं, जिसमें 1.02 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इसके साथ साथ स्वयं प्रभा जो एक चैनल लगातार हिंदी और सभी विषयों को समय अनुसार दिखाता रहता है, उन चीजों पर भी आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और साइंस के बहुत ज्यादा शिक्षक अपने ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के हो सकता है कुछ प्रतिशत कम हो, लेकिन अपने लोग भी ऐसा नहीं है कि पीछे हैं, लगातार संघर्ष के साथ साथ जुड़े हुए हैं और अध्ययन और अपने कौशल को विकसित करने में लगे हुए हैं। लेकिन साइंस में बहुत सारी टेक्निकल चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ शिक्षक भी इन वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई और किस माध्यम से पढ़ा रहा है, कितना बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है, अपन ने जो पढ़ा है उससे बहुत, क्योंकि आज की जो सृष्टि है उस सृष्टि में ये तो मान के चलिए कि जब बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड हो गए तो कहते हैं कि शेर को सवा शेर, तो यहाँ तो हर जगह हर आदमी का एक एक उच्च स्तर का आदमी मिलने की स्थिति में है। तो वो सब भी इन वीडियोस को ऑनलाइन देखते हैं और ये अपने आप को विकसित करते हैं। इसी के साथ साथ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बहुत सारी पुस्तकों को और इनको सबको जोड़े हुए है, बहुत सारे ऑडियो वीडियोस को जोड़े हुए है। अगर इन सब चीजों के साथ साथ आप जोड़ें तो अपने आप को अपन उस स्थिति में ला सकते हैं कि हम सदैव अपडेट होने की स्थिति में रहें और लगातार अपडेट होते रहें। लेकिन जब कोई काम चलता है तो निश्चित रूप से चुनौतियां भी आती है। ऑडियो वीडियो के आगे भी चुनौतियां हैं, डिजिटल सिस्टम के आगे भी चुनौतियां हैं। चुनौतियां सभी प्रकार की हैं, तो वो चुनौतियां किस तरह की हैं और उन चुनौतियों का हम मुकाबला कैसे करेंगे। बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। अब आत्म अनुशासन से अपन बेहतर तरीके से समझ गए, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में सब तरीके के ज्ञान बह रहे हैं, अज्ञान भी बह रहे हैं। अब अपन मोबाइल से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं या अज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, यहाँ आत्म अनुशासन की बहुत जरूरत है। तो जब हम 5-7 क्लास पढ़ाते हैं वीडियो पर, तो बीच बीच में उनको कुछ मोटिवेशनल बातें इस तरीके की बताई जानी चाहिए कि वो मोबाइल में अज्ञानता के सिस्टम से थोड़ा सा परे हो जाए। छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं, परिणाम स्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। ये बड़ी गंभीर बीमारी है और इन दिनों बहुत सारे शोध में ये पता चला है कि लोग बाग मोबाइल से जब अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि जिंदगी में मित्रों के साथ गप या बाहर जाकर के जो गप लगाने का है वो सबसे बड़ी दवा है हर समस्या के समाधान के लिए। अपन सोचते हैं चौपाल क्यों होती थी पहले? चौपाल का मतलब ये था हर चीज का इलाज हंसी में उड़ा देना, हर समस्या को हंसी में उड़ा देना। और ये लगातार हम सिर्फ आभासी सिस्टम के सामने से जब ज्ञान लेते जाते हैं तो जो संवाद और गुरु शिष्य का जो संबंध है उसकी प्रगाढ़ता में कमी आती जाती है। और जीवन में एक महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि जब हम कृतज्ञता प्रकट करने का भाव धीमा कर देते हैं तो हम अवसाद में पीड़ित हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। गुरु के प्रति जब हम कृतज्ञ होते हैं तो ज्ञान बहुत ग्रहण करते हैं, माता पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो बहुत ज्ञान ग्रहण करते हैं। और जब कृतज्ञता आती है तो नैतिकता स्वतः ही आ जाती है, और जब कृतज्ञता नहीं होती है तो जहां से ज्ञान ग्रहण किया ओसामा बिन लादेन उसी के प्रति अपने अकृतज्ञता प्रकट करते हुए बम ब्लास्ट कर देते हैं। ये अकृतज्ञता, अपना ज्ञान जिस उद्देश्य से ग्रहण किया था उस ज्ञान को जहां से ग्रहण किया था उसी को नुकसान पहुंचाना, उसी थाली में छेद करना, ये चीजें बड़ी दिक्कत पैदा करती हैं। इसलिए इसके साथ साथ लगातार उनकी मानसिक खुराक भी हमें देते रहना चाहिए। खराब इंटरनेट, पुराने कंप्यूटर
कई बार इन चीज को असेस करने में सही नहीं होते हैं। इन दिनों सब पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह सब बिक गए कोरोना में। अब वो कई चीजों को सपोर्ट नहीं करते, एनिमेटेड वीडियोस को सपोर्ट नहीं करते, और कुछ जो विंडो 10 में या अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स में काम करते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में ये समस्याएं बालकों के सामने और अपने सबके सामने आ रही हैं। भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभी अभाव है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लद्दाख में अभी भी सिर्फ 2G है, वहां फिर सिर्फ वॉइस कॉल की जा सकती है, बहुत धीमा इंटरनेट आता है। हमें बड़ी समस्या आती है जब हम यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं और लद्दाख का बच्चा हमें ये कहता है कि सर हम पेपर को खोल नहीं पा रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र समस्या आती है। तो रिमोट एरियाज बहुत हैं जहां पर ये चीजें संभव नहीं हो पा रही हैं। वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल लैब वर्क कराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल वर्चुअल लैब काफी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जानवरों को काटना भी आजकल नियमों में नहीं आता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब ये वर्चुअल सिस्टम में ही संभव है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, जो ई शिक्षा में रुकावट बन सकती है। तो ये बड़ी सारी चुनौतियां अपने सामने है, और उन सब चुनौतियों को हमें खत्म करते हुए शिक्षक के महत्व को बचाए रखना है। देखिए, गूगल बहुत सारा ज्ञान हर जगह उड़ेल रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन गूगल के ज्ञान के इतर भी शिक्षक अपने ज्ञान की गरिमा और शिक्षकत्व को बचाए रखे, और उसके लिए वो जितनी मेहनत कर सकता है करे, और अपने आप को गूगल से ऊपर रखे। ये एक चुनौती हम सबके सामने भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, और आयोजकों का बहुत बहुत आभार कि मुझे याद किया। कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। थैंक्स सर, बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की आपने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल पुरस्कार कार्यक्रम से जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण ने हमारे इन सभी प्रतिभागियों को जो टॉपिक दिया है आयुक्तालय से, उससे सीधा जुड़ा हुआ या टॉपिक था कि ऑडियो वीडियो के प्रोफेसर शीतल प्रसाद महिंद्रा जी ने हमारे इस कार्यक्रम में आज सभी प्रतिभागियों को और हमको दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।